हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्लास से हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड का, वो है कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अकाउंट्स के अंदर बेसिकली पहले हम सारे कंसेप्ट्स को समझेंगे, थ्योरी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और इन्हीं के पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए इस टॉपिक को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की मीनिंग के बारे में और कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कि कंपनी के अर्थ एवं विशेषताओं का जो अध्ययन है हम सबसे पहले करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। अ कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। A company is a voluntary association of a person established through the process of law, established through the process of law for carrying on a business। यानी कि यहाँ पर हमको क्या कहा जा रहा है कि कंपनी स्व इच्छा से निर्मित व्यक्तियों का क्या है, एक संघ है। कंपनी स्व इच्छा से निर्मित व्यक्तियों का एक संघ है जिसका निर्माण जो है एक कानूनी प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यवसाय को करने के लिए किया जाता है। यानी कि कंपनी स्व इच्छा से निर्मित व्यक्तियों का एक संघ होता है जिसका निर्माण कानूनी प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यवसाय को करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंपनी का अर्थ समझ लिया कि कंपनी स्व इच्छा से निर्मित व्यक्तियों का एक संघ होता है जिसका निर्माण कानूनी प्रक्रिया द्वारा किसी व्यवसाय को करने के लिए किया जाता है। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कंपनी एक क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, यानी कि एक कृत्रिम व्यक्ति होती है और इसका अस्तित्व जो है वो इसके सदस्यों से क्या होता है, पृथक होता है। यानी कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, क्योंकि कानून की नज़रों में कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और इसका जो अस्तित्व है वो अपने सदस्यों से क्या होता है, पृथक होता है। इट हैज़ अ शेयर कैपिटल विच इज डिवाइडेड इनटू शेयर। इसकी अंश पूंजी होती है जो कि अंशों में क्या होती है, विभाजित होती है। यानी कि इसकी क्या होती है, शेयर कैपिटल होती है जो कि किस में डिवाइडेड होती है, शेयर्स के अंदर डिवाइडेड होती है। द ओनर ऑफ दीज शेयर आर कॉल्ड मेंबर्स। यानी कि इन अंशों के जो स्वामी होते हैं वो कंपनी के सदस्य कहलाते हैं या अंशधारक यानी कि शेयर होल्डर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंशधारक यानी कि शेयर होल्डर कहलाते हैं। सिंस अ कंपनी itself is an artificial person, so the death or insolvency of any member does not affect the company। यानी कि कंपनी अपने आप में एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग होता है, इसलिए किसी सदस्य के दिवालिया होने से, किसी सदस्य के मर जाने से इसके अस्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यदि हम लोग कंपनी के अर्थ को समझें तो देखो यहाँ पर दो तीन बातें जो हैं हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो रही है कि भाई कंपनी क्या होती है। कंपनी स्व इच्छा से निर्मित व्यक्तियों का एक संघ होती है और इस संघ का निर्माण जो है कानूनी प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यवसाय को करने के लिए किया जाता है। कंपनी कानून की नज़रों में एक कृत्रिम व्यक्ति यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन होती है
और इसका अस्तित्व जो है वो इसके सदस्यों से क्या होता है, पृथक होता है। कंपनी का जो अस्तित्व है, जो एंटिटी है, वो इसके मेंबर से अलग होती है। कंपनी की क्या होती है, शेयर कैपिटल होती है, जो कि क्या होती है, शेयर्स के अंदर क्या होती है, डिवाइड होती है। और इन अंशों के जो स्वामी होते हैं, जो होल्डर होते हैं, वो कंपनी के मेंबर्स यानी कि सदस्य कहलाते हैं, जिन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। और कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसलिए किसी भी सदस्य के मरने से, दिवालिया होने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि कंपनी अपना बिजनेस जो है करती रहती है। तो यहाँ पर काफ़ी विशेषताएं भी आ गई हैं, हालांकि इनका अध्ययन अपन आगे और करेंगे। तो कंपनी का अर्थ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, यानी कि सेक्शन 2 के सब सेक्शन 20, तो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि कंपनी को कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है। तो धारा 2 की उपधारा 20 में, धारा 2 की उपधारा 20 के अंदर, जैसे अपन लोगों ने साझेदारी अधिनियम पढ़ा था, साझेदारी के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा कि साझेदारी को किस में परिभाषित किया गया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अंदर। तो उसी तरह कंपनी की जो परिभाषा है वो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 20 के अंदर दी गई है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि कंपनी की जो परिभाषा है वो कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा के अंदर दे रखी है। तो धारा 2 की उपधारा 20 में इसे क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। अब इसमें कंपनी की क्या परिभाषा दी गई है। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉज। यानी कि इसमें कहा गया है कि कंपनी से अभिप्राय ऐसी पंजीकृत संस्था से है जिसका पंजीयन इस कंपनी अधिनियम में या इससे पहले के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। इसके अंदर क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर नोट्स भले ही इंग्लिश में हैं और वो मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि हिंदी मीडियम की बुक्स के अंदर इतना मैटर नहीं मिला जितना कि इंग्लिश मीडियम की बुक्स के अंदर मिला। तो इसलिए मैंने नोट्स जरूर हिंदी में लिख रखे हैं, लेकिन समझाया पूरा मैंने आपको हिंदी में रहा हूँ। तो कंपनी से आशय एक ऐसी पंजीकृत संस्था से है जिसका पंजीकरण या तो इस कंपनी अधिनियम में, इस कंपनी अधिनियम से मतलब क्या है, कंपनीज सॉरी, तो वापस मैं रिपीट कर देता हूं कि इस धारा में क्या कहा गया है कि कंपनी से आशय ऐसी पंजीकृत संस्था से है जिसका पंजीकरण इस कंपनी अधिनियम में, यानी कि इस कंपनी अधिनियम से मतलब कंपनीज अधिनियम 2013 में हुआ है या इससे पहले के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। यानी कि कंपनी का जो पंजीकरण है वो अनिवार्य होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन यानी कि क्या होता है, कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर साफ कह दिया है कि भाई कंपनी से आशय एक ऐसी पंजीकृत संस्था से है जिसका पंजीकरण इस कंपनी अधिनियम में या इससे पहले के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं पहले कंपनी अधिनियम कौन सा चलता था, 1956, लेकिन वर्तमान में कौन सा कंपनी अधिनियम चलता है, कंपनी अधिनियम 2013। अब देखिए प्रोफेसर हैने ने
प्रोफेसर हैने ने कंपनी की बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत कम शब्दों के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। तो इन्होंने क्या कहा, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। यानी कि इन्होंने कंपनी की सारी क्वालिटीज अब एक ही बार में बता दी। इन्होंने क्या कहा कि कंपनी क्या है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण कानून के द्वारा हुआ है, जिसका अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक होता है, जिसके पास शाश्वत उत्तराधिकार होता है, यानी कि सदस्य के मरने से, दिवालिया होने से, पागल होने से इसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और कंपनी की खुद की एक सार्वमुद्रा होती है। यानी कि इन्होंने अपनी परिभाषा के अंदर सारी बातों को एक बार के अंदर ही बता दिया कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। यानी कि कंपनी क्या है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका जन्म कानून से हुआ है, जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, जिसके पास शाश्वत उत्तराधिकार होता है, और जिसकी खुद की एक क्या होती है, सार्वमुद्रा होती है। तो इन्होंने कंपनी की परिभाषा बहुत ही सुंदर शब्दों में एक बार में ही दे दी, और सारी की सारी क्वालिटीज़ जो हैं कंपनी की वो एक ही बार में बता दी। और कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 2 की उपधारा 20 के अंदर कंपनी की परिभाषा क्या दी गई है कि कंपनी से आशय एक ऐसी संस्था से है जिसका समामेलन इस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत या इससे पहले के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, उसे उस संस्था को क्या कहा जाता है, कंपनी कहा जाता है। अब देखिए, हम बात करते हैं कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स यानी कि विशेषताओं के बारे में, कि एक कंपनी के अंदर कौन कौन सी क्या होती है, विशेषताएं होती हैं। यदि कंपनी की विशेषताओं की हम चर्चा करें तो कंपनी की पहली विशेषता क्या है, इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है, समामेलन है, वो अनिवार्य होता है। जबकि अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। यदि हम पार्टनरशिप की बात करें तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं होता। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी का जन्म भी कानून से होता है और मरण भी कानून से होता है। यानी कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि एक समामेलित संस्था होती है। बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी का जन्म नहीं हो सकता। इट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ द कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि कंपनी की पहली विशेषता क्या है कि ये एक समामेलित संस्था होती है। कंपनी की दूसरी विशेषता क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी का जो अस्तित्व है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से क्या होता है, अलग होता है। इट कैन, और कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग होता है, इस कारण इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि ये किसी अनुबंध में शामिल हो सकती है। इशू शेयर कैपिटल, यानी कि ये शेयर कैपिटल इशू कर सकती है। कंडक्ट इट्स बिजनेस, यानी कि ये खुद का व्यापार कर सकती है। सू एनीबडी, ये किसी के ऊपर वाद दायर कर सकती है। एंड कैन ऑल्सो भी सूट, यानी कि कोई भी तीसरा व्यक्ति भी इसके ऊपर वाद दायर कर सकता है, क्योंकि कंपनी का एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ये कंपनी की क्या है, विशेषता होती है। कंपनी की विशेषता यही तो है। कंपनी की विशेषता क्या है कि भाई एक तो ये इनकॉर्पोरेटेड होती है, यानी कि समामेलित होती है। कंपनी का क्या होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। और पृथक वैधानिक अस्तित्व होने के कारण
ये किसी अनुबंध में शामिल हो सकती है ना, किसी सॉरी, ये किसी अनुबंध में शामिल हो सकती है, ये अंशों का निर्गमन कर सकती है, ये व्यापार का संचालन कर सकती है, ये किसी के ऊपर वाद दायर कर सकती है, और कोई तीसरा पक्षकार भी इसके ऊपर वाद दायर कर सकता है, दूसरा पक्षकार भी इसके ऊपर वाद दायर कर सकता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? शाश्वत अस्तित्व या शाश्वत उत्तराधिकार। The existence of a company is not affected due to bank corruption, death and lunacy of its members। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि कंपनी के अस्तित्व पर उसके सदस्यों के दिवालिया होने, मर जाने और पागल होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी अपना व्यापार करती रहती है क्योंकि कंपनी का क्या होता है? एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, और क्योंकि कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, इसलिए किसी सदस्य के दिवालिया होने से, मर जाने से, पागल हो जाने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी की चौथी विशेषता क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। यानी कि कंपनी के जितने भी सदस्य होते हैं उनका दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के सम मूल्य तक क्या होता है? तक ही सीमित होता है। जैसे सपोज करो एक शेयर होल्डर है ए, उसने किसी कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीदे। कितने शेयर्स खरीदे? 10,000 शेयर्स खरीदे, और एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपये। तो जो ए है इसका दायित्व कंपनी के प्रति कितने रुपए तक होगा? इसके द्वारा खरीदे गए अंशों के सम मूल्य तक। यानी कि 1 लाख रुपए तक ही इसका क्या होगा? दायित्व होगा। यानी कि कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। उनका दायित्व क्या होता है? सीमित। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। लेकिन कंपनी के अंदर दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। द लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी आ रही है? 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए। तो जो ए है, कंपनी इससे कितने रुपए मांगने का हक रखती है? 1 लाख रुपए मांगने का हक रखती है। 1 लाख रुपए से ज़्यादा ए से नहीं मांग सकती। तो कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। तो कंपनी की 4 विशेषताएं अपन लोगों ने यहाँ तक देख ली कि कंपनी एक समामेलित संस्था होती है, कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, कंपनी का शाश्वत अस्तित्व या सतत उत्तराधिकार होता है, कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। 5वीं विशेषता क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो देखिए, द शेयर ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। यानी कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनको आप आसानी से क्या कर सकते हो? हस्तांतरित कर सकते हो। वाइल द इशू ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। देखो, कंपनी 2 तरीके की होती है। एक होती है पब्लिक कंपनी, एक क्या होती है? पब्लिक कंपनी, और एक होती है प्राइवेट कंपनी। तो जो पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं? आसानी से हस्तांतरित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी, द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल वाइल द शेयर्स। यानी कि पब्लिक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं
वो अपने शेयर्स को इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, while the shares of a private company can be transferred subject to fulfillment of certain conditions। जबकि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने से पहले कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात क्या है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं। तो ये कंपनी की एक क्या है, विशेषता है। कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब कंपनी की खुद की क्या होती है, एक सार्वमुद्रा होती है। ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टर्स मस्ट ऑल्सो बियर सील ऑफ द कंपनी अलोंग विथ देयर सिग्नेचर। यानी कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसके ऊपर कंपनी की सील का होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। उसके बाद ही वो हस्ताक्षर करते हैं। अगर वो केवल हस्ताक्षर कर दें और कंपनी की सील नहीं लगाएं तो वो डॉक्यूमेंट वैध नहीं माना जाता। तो कंपनी की ये एक विशेषता है कि कंपनी की खुद की एक क्या होती है, सार्वमुद्रा होती है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट। और व्यवसाय का ये एक ऐसा स्वरूप है जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। अ कंपनी इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स, यानी कि कंपनी के मालिक तो शेयर होल्डर्स होते हैं बट दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द डे टू डे एक्टिविटीज़। लेकिन मालिक होने के बावजूद भी ये कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इन रियल प्रैक्टिस, वास्तव में कंपनी इज बीइंग मैनेज्ड बाय द डायरेक्टर्स। जब और कंपनी का मैनेजमेंट किसके थ्रू किया जाता है, डायरेक्टर्स के थ्रू किया जाता है। हु आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, जो कि शेयर होल्डर्स के प्रतिनिधियों के द्वारा क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। तो व्यवसाय का ये एक ऐसा स्वरूप है जिसमें प्रबंध और स्वामित्व जो है अलग अलग होता है। प्रबंध होता है डायरेक्टर्स के हाथ में, यानी कि निदेशकों के हाथ में, और स्वामित्व किसके हाथ में होता है, अंशधारियों के हाथ में। स्वामित्व किसके हाथ में होता है, अंशधारियों के हाथ में होता है। तो कंपनी की 7 विशेषताएं आप लोगों को याद रखनी है। एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है। तो हमें ये 7 विशेषताएं याद होनी चाहिए कि कंपनी एक समामेलित संस्था होती है, कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, कंपनी का शाश्वत उत्तराधिकार या शाश्वत अस्तित्व होता है, कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, कंपनी के अंशों को हस्तांतरित किया जा सकता है, कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है, और कंपनी का स्वामित्व और प्रबंध क्या होता है, अलग अलग होता है। कंपनी का स्वामित्व और प्रबंध क्या है, अलग अलग होता है। तो कंपनी का अर्थ, कंपनी की परिभाषा और कंपनी की विशेषताएं, यहाँ तक अपन लोगों ने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात करेंगे शेयर्स के बारे में कि भाई अंश क्या होते हैं। किसकी बात करेंगे, अंश की। जरा मैं पानी पी लूं, उसके बाद अपन बात करते हैं। अब देखिए आगे क्या आ रहा है। तो कंपनी का अर्थ हो गया, कंपनी की परिभाषा, कंपनी की विशेषताएं हो गई। अब हम बात करेंगे अंशों के बारे में कि भाई अंश क्या होते हैं। तो अंशों का अर्थ पढ़ेंगे, प्रकृति पढ़ेंगे और प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मीनिंग। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 84, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी is divided into certain undivisible units of a fixed amount
दिस यूनिट्स आर कॉल्ड शेयर्स। तो ये कह रहा है कि कंपनी की जो पूंजी होती है वो एक निश्चित मूल्य की अविभाज्य इकाइयों में विभाजित होती है और वो प्रत्येक इकाई क्या कहलाती है, अंश कहलाती है। ये कह रहा है कि कंपनी की जो पूंजी होती है वो एक निश्चित मूल्य की अविभाज्य इकाइयों के अंदर विभाजित होती है और प्रत्येक अविभाज्य इकाई क्या कहलाती है, अंश कहलाता है। या अब यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए कि किसी कंपनी की पूंजी है 1 करोड़ रुपए। कितनी है? 1 करोड़ रुपए। और ये 1 करोड़ रुपए जो है 10 रुपए वाले अंशों के अंदर क्या है, विभाजित है। तो यानी कि अगर मैं 10 से इसको भाग दूं तो इसका मतलब है कि इस कंपनी के पास कितने अंश हैं? इस कंपनी के पास हैं 10 लाख अंश। कितने अंश हैं? 10 लाख अंश। तो यानी कि इस कंपनी की पूंजी 10 रुपए वाले 10 लाख अंशों के अंदर क्या है, विभाजित है और एक अंश की कीमत कितनी है, 10 रुपए। तो कंपनी की जो पूंजी होती है वो एक निश्चित मूल्य की अविभाज्य इकाइयों में क्या होती है, विभाजित होती है और प्रत्येक अविभाज्य इकाई क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। यानी कि प्रत्येक अविभाज्य इकाई क्या कहलाती है, अंश कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल देकर भी समझा दिया कि किसी कंपनी की जो कुल पूंजी है वो है 1 करोड़ रुपए, जो कि 10 रुपए वाले अंशों के अंदर क्या है, विभाजित है। तो इस कंपनी के पास कितने अंश हैं, 10 लाख अंश हैं। यानी कि इस कंपनी की जो पूंजी है वो 10 रुपए वाले 10 लाख अंशों में विभाजित है और एक अंश की कीमत कितनी है, 10 रुपए है। कितनी है, 10 रुपए। तो अपन ने अंशों का अर्थ तो पढ़ लिया कि भाई अंश का अर्थ क्या होता है, यानी कि एक ऐसी इकाई जिसमें कंपनी की अंश पूंजी को क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है और इस इकाई का क्या होता है, निश्चित मूल्य होता है। यानी कि एक ऐसी इकाई जिसका निश्चित मूल्य होता है और इस इकाई के अंदर कंपनी की अंश पूंजी को क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। अब हम बात करते हैं अंशों की प्रकृति के बारे में कि भाई अंश की प्रकृति किस प्रकार की होती है। द शेयर्स ऑफ अ कंपनी शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ये एक गतिशील क्या होती है, संपत्ति होती है। क्या होती है, गतिशील संपत्ति। तो अंश की प्रकृति क्या होती है कि ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। दे कैन बी बॉट, जिसे बेचा जा सकता है। सोल्ड, जिसे खरीदा जा सकता है। हाइपोथिकेटेड, यानी कि जिसे बंधक के रूप में रखा जा सकता है। हाइपोथिकेटेड का मतलब क्या होता है, जिसे बंधक के रूप में रखा जा सकता है। एंड इवन बीक्विथ का मतलब क्या होता है, जिसे वसीयत के रूप में दिया जा सकता है। वसीयत के रूप में देना, बीक्विथ, इसे क्या कहते हैं, बीक्विथ। बीक्विथ का मतलब क्या होता है, वसीयत के रूप में देना। तो अंश की प्रकृति किस प्रकार की होती है, अंश एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसे आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, बंधक के रूप में रख सकते हो और वसीयत के रूप में दे सकते हो। तो अपन लोगों ने अंश का अर्थ पढ़ लिया कि कंपनी की अंश पूंजी को निश्चित मूल्य की अविभाज्य इकाइयों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक इकाई क्या कहलाती है, अंश कहलाती है। यानी कि सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, शेयर कहलाती है और इस यूनिट की क्या होती है, फिक्स प्राइस होती है। और यदि नेचर ऑफ शेयर की बात करें तो ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसे आप
बेच सकते हो, खरीद सकते हो, बंधक के रूप में रख सकते हो, वसीयत के रूप में दे सकते हो। अब आगे देखो, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स, यानी कि अंशों के प्रकार। हमने अंश का अर्थ तो समझ लिया, अब हम बात करते हैं कि अंश कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43, अ कंपनी लिमिटेड, यानी कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अंशों द्वारा सीमित कंपनी कैन इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, यानी कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी जो होती है वो दो तरह के शेयर्स क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। एक तो होते हैं प्रेफरेंस शेयर और एक होते हैं इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर को हम हिंदी में कहते हैं पूर्वाधिकार अंश, और इक्विटी शेयर्स को अपन हिंदी में कहते हैं समता अंश। क्या कहते हैं? समता अंश। तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी जो होती है वो दो तरह के शेयर्स इशू कर सकती हैं। एक तो होते हैं प्रेफरेंस शेयर और एक होते हैं इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को हिंदी में कहा जाता है पूर्वाधिकार अंश और इक्विटी शेयर्स को हिंदी में कहा जाता है समता अंश। अब देखो, इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो है 43A और इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो है 43B। आ गई बात समझ में? तो पहले हम जो बात करेंगे वो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि पूर्वाधिकार अंशों के बारे में बात करेंगे। तो अपन ने अंश का अर्थ पढ़ लिया, अंश की प्रकृति पढ़ ली। अब हम बात कर रहे हैं अंशों के प्रकार। तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है? दो तरीके के शेयर्स इशू कर सकती है, एक प्रेफरेंस शेयर, एक इक्विटी शेयर। और अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर के बारे में। तो मैंने आपको कहा इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो है 43B। सेक्शंस भले से ही आपको इतना याद नहीं हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अर्थ जो है वो जरूर पता होना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच कैरी द फॉलोइंग टू राइट्स, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके पास दो अधिकार होते हैं समता अंशों की तुलना में। यानी कि ये दो अधिकार समता अंशधारियों के पास नहीं होते, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास नहीं होते। ये अधिकार किसके पास होते हैं? केवल और केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। यानी कि इनके पास समता अंशधारियों की तुलना में दो अधिकार ज़्यादा होते हैं। पहला अधिकार इनके पास क्या होता है? प्रिफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी कि इनको एक निश्चित दर से लाभांश समता अंशधारियों को लाभांश का भुगतान करने से पहले दिया जाता है। यानी कि सबसे पहले लाभांश का भुगतान किसको किया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को किया जाता है। तो एक अधिकार तो इनके पास ये है कि इनको डिविडेंड का पेमेंट पहले किया जाएगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स को इनके बाद किया जाएगा। दूसरा इनके पास क्या अधिकार है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के समापन के समय दे हैव अ प्रेफरेंशियल राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी कि कंपनी के समापन के समय इनकी पूंजी समता अंशधारियों से पहले चुकाई जाएगी। तो एक तो इनको लाभांश का भुगतान पहले किया जाता है और कंपनी के समापन पर इनकी पूंजी पहले चुकाई जाती है। तो ये दो अधिकार इनके पास होते हैं। तो जिन अंशधारियों के पास ये दो अधिकार होते हैं उन्हें कौन से अंशधारी कहा जाता है? उन्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहा जाता है।
उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर्स का अर्थ जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके होल्डर्स को दो अधिकार दिए जाते हैं। पहला अधिकार, इनको लाभांश पाने का अधिकार पहले होता है, यानी कि इनको लाभांश का भुगतान समता अंशधारियों से पहले किया जाता है। और दूसरा, कंपनी के समापन के समय इनकी पूंजी समता अंशधारियों की पूंजी से पहले चुकाई जाती है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? यहां तक का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हम बात करते हैं कि अब प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। हमने प्रेफरेंस शेयर्स का अर्थ तो पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं इनको 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। कितने आधारों पर? 4 आधारों पर। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको इन 4 आधारों पर बांटा गया है। कितने आधारों पर बांटा गया है? 4 आधारों पर। यानी कि एक तो लाभांश के आधार पर, एक लाभों में हिस्सा लेने के आधार पर, एक परिवर्तनीयता के आधार पर और एक शोधन के आधार पर। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन्हें इन 4 आधारों के ऊपर क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या है? लाभांश के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन प्रॉफिट या पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट का मतलब क्या है? लाभों में हिस्सा लेने के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन का मतलब क्या है? परिवर्तनीयता के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन का मतलब क्या है? शोधन के आधार पर। तो देखिए, यदि हम ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड की बात करें तो एक तो होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, यानी कि संचयी पूर्वाधिकार अंश और असंचयी पूर्वाधिकार अंश। एक क्या होते हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और एक होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, यानी कि अवशिष्ट भागी पूर्व अधिकार अंश और अनावशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश। फिर एक होते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल
प्रेफरेंस शेयर, यानी कि परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। एक होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक क्या होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और एक होते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कि शोधनीय पूर्वाधिकार अंश और अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना है। तो जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो 8 प्रकार के होते हैं। कौन से, पूर्वाधिकार अंश। यदि अब हम बात करें तो देखिए टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, यानी कि लाभांश के आधार पर। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है, संचयी पूर्वाधिकार अंश। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है, असंचयी पूर्वाधिकार अंश। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दोज प्रेफरेंस शेयर which carry right to receive the payment of arrear of dividend, to receive the payment of arrear of dividend before the payment of dividend to the equity shareholder, यानी कि इन्हें अपना बकाया लाभांश पाने का अधिकार होता है। यानी कि सपोज करो अगर किसी वित्तीय वर्ष के अंदर कंपनी ने इनको एक निश्चित दर से लाभांश नहीं दिया तो अगले वित्तीय वर्ष में इन्हें बकाया लाभांश पाने का अधिकार होगा, और जब तक इनका बकाया लाभांश नहीं दिया जाएगा तब तक समता अंशधारियों को लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, संचयी पूर्वाधिकार अंश, यानी कि इन्हें अपने एरियर ऑफ डिविडेंड को रिसीव करने का अधिकार होता है, और जब तक इनको अपना एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता तब तक इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया जा सकता। और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों में से, तो इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा कि भाई क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनको अपने बकाया लाभांश का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है, और जब तक इनके बकाया लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता तब तक समता अंशधारियों को लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जस्ट अपोजिट, डू नॉट एंजॉय द राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड, यानी कि इन्हें अपना बकाया लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। तो इन्हें अपना बकाया लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, इन्हें अपने बकाया लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। तो इन्हें बकाया लाभांश का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है, इन्हें बकाया लाभांश का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। तो अब देखिए लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के आधार पर
पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और एक का होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो देखो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हुआ, अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश। इसका मतलब क्या हुआ, अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद अंतर नियम of the company may have a provision that preference shareholder after getting dividend at a fixed rate will further participate in the surplus of profit if any after making the payment of dividend to equity shareholder at a specified rate। दूसरा, in the same way in the event of liquidation of the company if surplus remains after making payment to preference and equity shareholder, preference shareholder will also participate in the surplus amount in a predetermined proportion as per provision of article of association। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, इनको एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करना है। देखो सपोज करो ये डिविडेंड हुआ डिविडेंड सपोज करो कंपनी को प्रॉफिट हुआ 20,000 का, कंपनी को प्रॉफिट हुआ 20,000 का, ठीक है ना, ध्यान से समझना। इसमें से 5,000 का लाभांश जो है किसको बांट दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बांट दिया। फिर 10,000 का लाभांश इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांट दिया। अभी भी 5,000 रुपये जो हैं बच रहे हैं, 5,000 रुपये क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं। तो इन्हें इस बचे हुए लाभ में से भी लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। यानी कि इनको खुद को लाभांश बांटने के बाद, इक्विटी शेयर होल्डर्स को लाभांश बांटने के बाद जो लाभ बच जाता है उस लाभ में से भी इनको जो है लाभांश प्राप्त करने का क्या होता है, अधिकार होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक बात इसमें और क्या लिखी हुई है। सपोज करो कंपनी का समापन हुआ, कंपनी का समापन करने के बाद यानी कि सभी दायित्वों को चुकाने के बाद जो पैसे बचे, सपोज करो 20 लाख रुपए बच गए। 20 लाख रुपए में पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल को भी रिटर्न कर दिया। उसके बाद भी सपोज करो 5 लाख रुपए बच गए, तो इन्हें इस बचे हुए भाग में से भी जो है बचे हुए भाग में से भी जो है एक हिस्सा प्राप्त करने का क्या होगा, अधिकार होगा। तो जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं इन्हें दो फायदा होता है। इन्हें दो फायदे क्या होते हैं, पहला फायदा इनको ये होता है कि प्रॉफिट में से लाभांश बांटने के बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बच जाए तो इन्हें उस प्रॉफिट में से भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। और एक इन्हें दूसरा फायदा क्या होता है कि जब भी कंपनी को बंद किया जाता है तो इनकी पूंजी लौटाने के बाद, समता अंशधारियों की पूंजी लौटाने के बाद भी यदि कुछ पैसे बच जाएं तो उसमें से भी इन्हें हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो ये फायदा होता है किसको, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को। किसको, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को। नेक्स्ट, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब इनको क्या होता है, इनको ये फायदा नहीं होता। सच प्रेफरेंस शेयर गेट डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट, यानी कि इन्हें एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसके अलावा
इन्हें और कुछ भी अधिकार नहीं होता, यानी कि ये बचे हुए लाभों में से हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कंपनी के समापन पर कुछ पैसा बच जाए तो ये उस बचे हुए पैसे में से भी हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को केवल एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, इसके सिवा इन्हें और कोई अधिकार नहीं होता। अब देखो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है, दे नीदर पार्टिसिपेट in the surplus profit remained after payment of dividend to equity shareholder nor in the surplus amount left after making payment to preference and equity shareholder during winding up of a company. Usually preference shares are non participating, यानी कि अधिकतर जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं वो नॉन पार्टिसिपेटिंग ही होते हैं। कंपनी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बहुत कम इशू करती है, अधिकतर कंपनी जो है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ही इशू करती है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर अगर इशू करेगी तो कंपनी को ये दो राइट्स जो हैं उन शेयर होल्डर्स को देने पड़ेंगे। इसलिए कंपनी हमेशा क्या करती है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ही इशू करती है, क्योंकि इन्हें केवल एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार होता है, इन्हें सरप्लस प्रॉफिट में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता, और कंपनी के वाइंडिंग अप पर कुछ सरप्लस बच जाए तो उसमें से भी इन्हें हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। इसलिए कंपनी अधिकतर जो है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या करती है, इशू करती है। फिर देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, यानी कि शोधन के आधार पर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कि शोधनीय अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश और शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। अब यदि मैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं, एज पर सेक्शन 55 सब सेक्शन 1 of Companies Act 2013, company limited by shares not issue any preference share which are irredeemable after the commencement of this act। यानी कि जब से कंपनी अधिनियम 2013 लागू हुआ है तब से कोई भी कंपनी इस अधिनियम की धारा 55 की उपधारा 1 के अनुसार अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश जारी नहीं कर सकती, यानी कि वर्तमान में कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, यानी कि अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश इशू नहीं कर सकती। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यानी कि शोधनीय पूर्वाधिकार अंश अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 सब सेक्शन 2 अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर यानी कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी में इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स, यानी कि अगर इस कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अंतर नियम इसे अधिकार देता है तो ये क्या कर सकती है, इशू प्रेफरेंस शेयर विच आर रिडीमेबल, यानी कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है वो इशू कर सकती है विथ अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स, यानी कि लेकिन उसे उन अंशों का शोधन 20 साल के अंदर अंदर करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इशू, यानी कि कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की उपधारा 55 की उपधारा 2 ये अधिकार देती है कि कंपनी अगर चाहे तो शोधनीय पूर्वाधिकार अंश इशू कर सकती है, लेकिन कंपनी को उसका शोधन निर्गमन की तिथि से 20 वर्ष के अंदर अंदर करना होगा। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एक ऐसी कंपनी है
जो 20 साल से अधिक अवधि के शोधनीय पूर्वाधिकार अंश इशू कर सकती है। However, an infrastructure company may issue redeemable preference share for a period exceeding 20 years। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को ये अधिकार है कि वो 20 वर्ष से अधिक अवधि के शोधनीय पूर्वाधिकार अंश इशू कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी शोधनीय पूर्वाधिकार अंश इशू तो कर सकती है, लेकिन उसे उसका शोधन निर्गमन की तिथि से 20 वर्ष के अंदर अंदर करना होगा। तो शोधन के आधार पर दो तरीके के पूर्वाधिकार अंश होते हैं, एक होते हैं अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश, एक होते हैं शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, यानी कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो आज की तारीख में कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, और कंपनी अगर चाहे तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, लेकिन उसे उसका रिडम्पशन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू से विद इन 20 ईयर्स के अंदर करना होगा। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को ये पावर दी गई है कि वो अगर चाहे तो 20 ईयर्स से ज़्यादा पीरियड के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, यानी कि परिवर्तनीयता के आधार पर। तो दो तरह के पूर्वाधिकार अंश होते हैं, एक होते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। यदि हम बात करें परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, अब परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं? द होल्डर्स ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर हैव द राइट टू गेट दिस शेयर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर एज पर टर्म्स ऑफ द इशू। यानी कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिन्हें एक निश्चित समय अवधि के पश्चात किसमें कन्वर्ट कराया जा सकता है, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कराया जा सकता है। और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? दीज शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी राइट ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। यानी कि नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कराया जा सकता, जबकि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराया जा सकता है। तो यहाँ पर अपने कंप्लीट क्या हो गए? अपने कंप्लीट हो गए प्रेफरेंस शेयर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? अपन ने प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ लिए, अब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर से रिलेटेड सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 43 सब सेक्शन ए। और प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 43 सब सेक्शन बी। तो इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, यानी कि वो शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हैं उन्हें इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। इनके पास वो दो राइट नहीं होते जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। यानी कि अपन ऐसे कह सकते हैं कि इनको डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स के बाद मिलता है और इनकी पूंजी प्रेफरेंस शेयर्स की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाद रिटर्न की जाती है। यानी कि इनके पास दो स्पेशल राइट नहीं होते जो राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, लेकिन इनके पास एक सबसे बड़ा राइट होता है, वो होता है कि ये कंपनी के स्वामी कहलाते हैं, इनके पास वोटिंग राइट होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता। ये जर्नल मीटिंग में हिस्सा लेकर इन्हें मत डालने का अधिकार, यानी कि ये कंपनी के निर्णय में भागीदार होते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के निर्णय में भागीदार नहीं होते क्योंकि वो कंपनी के स्वामी नहीं कहलाते। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या कहलाते हैं?
स्वामी कहलाते हैं, इनके पास मत देने का अधिकार होता है। ये कंपनी के निर्णयों के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर आर दोज शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, thus these shareholders do not enjoy any preferential right। देखो लिखा हुआ आ गया कि इनके पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, लेकिन इनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता। इनका जो डिविडेंड रेट है वो हर साल क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, क्योंकि इनके डिविडेंड की रेट किस पर डिपेंड करती है, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो ही इनको डिविडेंड मिलता है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो इनको डिविडेंड नहीं दिया जाता। दे मे गेट डिविडेंड एट अ हायर रेट इफ प्रॉफिट आर लार्ज एंड मे गेट नथिंग इफ प्रॉफिट आर इनसफिशिएंट। यानी कि कभी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो इनको बहुत ज़्यादा डिविडेंड मिल जाएगा, लेकिन किसी वर्ष अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और इनको डिविडेंड कब मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद मिलता है। अ कंपनी कैन बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर। अगर कंपनी चाहे तो अपने इक्विटी शेयर्स को दोबारा खरीद सकती है। कौन से शेयर्स को बाय बैक किया जा सकता है, इक्विटी शेयर्स को बाय बैक किया जा सकता है। बाय बैक का मतलब होता है अपने अंशों की पुनः खरीद करना। अगर कंपनी चाहे तो इक्विटी शेयर्स को अपने इक्विटी शेयर्स को पुनः खरीद सकती है, यानी कि जो इक्विटी शेयर इसने इशू कर रखे हैं उनको दोबारा खरीद सकती है, लेकिन इस अप टू 25% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल। यानी कि जितनी भी पेड अप कैपिटल कंपनी की है उसके 25% तक ये शेयर्स को क्या कर सकती है, दोबारा खरीद सकती है। लेकिन इसके लिए इसके पास क्या होने चाहिए, फ्री रिजर्व होने चाहिए। एज पर सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को दोबारा खरीद सकती है। और कितने इक्विटी शेयर्स को दोबारा खरीद सकती है, पेड अप कैपिटल के 25% तक के शेयर कंपनी दोबारा खरीद सकती है। लेकिन इसके लिए कंपनी के पास कंपनी अधिनियम की धारा 68 की उपधारा 2 के अनुसार क्या होने चाहिए, फ्री रिजर्व होने चाहिए। अल्टरनेटिवली एज रिगार्ड्स द रीपेमेंट ऑफ देयर कैपिटल is concerned, they will be paid at the time of winding up of the company if surplus remain after making payment to preference shareholder। और मैंने आपको बता ही दिया इनकी पूंजी कब लौटाई जाती है, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पूंजी को लौटा दिया जाता है उसके बाद इनकी पूंजी लौटाई जाती है। कीपिंग इन द व्यू risk involved in the equity share capital, it is also called as risk capital। इसे जोखिम पूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि इस पूंजी में जोखिम होती है इसलिए इसे जोखिम पूंजी के नाम से भी पुकारा जाता है। द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर आर ओनर ऑफ द कंपनी। और इस इक्विटी शेयर होल्डर क्या कहलाते हैं, कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर क्या कहलाते हैं, कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। तो देखिए इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के स्वामी होते हैं, इन्हें मत देने का अधिकार होता है, लेकिन इनके पास दो अधिकार नहीं होते जो पूर्वाधिकार अंशधारियों के पास होते हैं। और कंपनी अपने समता अंशों को पुनः खरीद सकती है, यानी कि अपनी पेड अप कैपिटल के 25% तक की कैपिटल अगर कंपनी चाहे
तो दोबारा क्या कर सकती है, खरीद सकती है। लेकिन इसके लिए कंपनी के पास कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 की उपधारा 2 के अनुसार फ्री रिजर्व होने चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। एग्जाम के अंदर हमसे प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बाय बैक वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर जो है पूछा भी गया है। तो इस चीज को अपन को क्या रखना है, याद रखना है। तो यहाँ पर अपन लोगों ने शेयर्स, अंश का अर्थ हो गया, अंश की प्रकृति हो गई और अंशों के प्रकार हो गए। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो हैं बात करेंगे शेयर कैपिटल के बारे में। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लास जो है समझ में आई होगी, और इसके अंदर हम लोगों ने कंपनी की मीनिंग, कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग ऑफ शेयर, मीनिंग, नेचर ऑफ शेयर और टाइप्स ऑफ शेयर, इसके बारे में अपन लोगों ने इसके अंदर पढ़ लिया। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।